डॉक्टर, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें 50% तुम्हारा और 50% मेरा। समझ गए ना तुम? हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तो और जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। शारदा अपने बेटे वासु का रिश्ता सोना के परिवार वालों से तय करते हुए बोलती है। जी, अगर लड़का लड़की राजी हैं तो इसमें हमें क्या एतराज है, लेकिन दहेज वगैरह का भी थोड़ा देख लें। शारदा की बात सुनकर सोना के पिता निवास बोलते हैं। देखिए समधन जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। आप अपनी ख्वाहिश रख दीजिए, बाकी हमसे जितना हो पाएगा हम आपको दे देंगे। जितना हो पाएगा का क्या मतलब है? जितना मांगूंगी उतना दहेज देना पड़ेगा, नहीं तो शादी कैंसिल करनी होगी। मेरा मतलब कि आप दहेज, पैसों और सामान के चक्कर में बच्चों की खुशी दांव पर मत लगाना। एक ही बेटी है मेरी, बड़े ही दुलार से पाला है मैंने। ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, वरना कोई और होता तो मैं एक नहीं सुनती। अभी जितना हो सके उतना दे देना, बाकी शादी के बाद देते रहना। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? जी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। निवास इतना बोलकर उन्हें विदा कर देता है। थोड़े ही दिनों बाद सोना और वासु की शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन शारदा थोड़ी नाखुश थी। ऐसे ही अचानक शारदा की पड़ोसन सुमन उनके घर आती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगते हुए बोलती है। शारदा बहन, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो सुमन बहन, क्या बात हो गई? मुझे ना कल अपने बेटे की फीस भरनी है, उसके लिए मुझे 30,000 रूपए चाहिए। मेरे पास थे नहीं, इमरजेंसी में मुझे यहाँ आना पड़ा। हमारे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे बहन? अभी तो वासु की शादी में ही इतना कर्ज हुआ था, उसे चुका नहीं पाए। अब मैं क्या करूँ? रुको, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मैं अपनी बहू के मायके से कुछ पैसे मंगवा लेती हूँ तुम्हारे नाम पर। तुमको उनके सामने अपना रोना धोना शुरू करना होगा, समझ गई? लेकिन वो तो तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए थे, लेकिन इस तरह नहीं। ये क्या इस तरह उस तरह लगा रखा है? तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। शारदा सोना को आवाज लगाती है और थोड़ी ही देर में सोना अपने कमरे से निकलकर उनके पास आकर बोलती है। कहिए माँ जी। क्या बताऊँ बहू, सुमन आंटी को कुछ पैसों की जरूरत है। तेरे पास मिल जाते तो इनकी मदद हो जाती। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ से दे पाऊंगी? पर फिर भी आपको कितने चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? पर माँ जी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? तू एक काम कर, अपने पापा से तो पूछ एक बार कि बची हुई दहेज की रकम आप देंगे। पर मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बहू, एक बार पूछने में क्या जाता है? ठीक है, मैं पूछती हूँ। बहू, थोड़ा जल्दी करना, सुमन आंटी को कल ही चाहिए। शारदा सुमन को अपने कमरे में ले जाती है और सोना भी अपने कमरे में चली जाती है। शारदा की इस हरकत पर सुमन उससे बोलती है। देखो शारदा बहन, तुम अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही। ऐसे अचानक से उसके मायके वाले इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके बाप ने मुझे कहा था कि जब चाहे दहेज के पैसे मुझसे मांग लेना, तो बस मैंने उसी मौके का फायदा उठाया है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे बढ़ते लालच के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि सोना बिटिया का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि उसके पापा इतना इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? शारदा बहन, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन मैं सोना बिटिया के घर से आए हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। ओ सती सावित्री, बस कर, मुझे सब पता है। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। शारदा, लालच में इतनी भी लालची मत बनो कि तुम इंसानियत ही भूल जाओ। मैं जा रही हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इधर सोना अपने पापा को कॉल करके बोलती है। हेलो पापा, नमस्ते। हाँ बेटा, कैसी है तू? घर में सब ठीक है? हाँ पापा, सब ठीक है। वो पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, कोई दिक्कत है क्या? हाँ पापा, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ 2 लाख रुपए। 2 लाख? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अकाउंट में 2 लाख भिजवाता हूँ। नहीं पापा, मेरे अकाउंट में नहीं, मेरी सासू माँ के अकाउंट में। जिसके बाद सोना फोन को रख देती है और निवास सोच में पड़ जाता है। लेकिन थक हार कर वो अपनी जमीन बेचकर 2 लाख रुपए शारदा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। निवास कंफर्म करने के लिए सोना को कॉल करता है और उससे पूछता है। बेटा,
अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। ठीक है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। फोन रखकर सोना शारदा के कमरे में जाती है और उसे पैसों के बारे में पूछते हुए बोलती है। माँ जी, आपके फोन पर एक मैसेज आया होगा, जरा चेक करके बताना पापा ने जो पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं वो आए या नहीं। शारदा अपना फोन चेक करके मैसेज पढ़ती है और बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और शारदा का लालच अब हवस का रूप ले लेता है। वो अपनी सभी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए सोना के मायके वालों से पैसे और सामान मांगने को कहती और सोना के घर वाले उसकी इच्छा पूरी करते करते कर्ज में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही सब सोच सोच कर सोना भी परेशान रहने लगती है और एक दिन शारदा फिर से उससे पैसों की डिमांड रखती है, लेकिन इस बार सोना अपने मायके वालों को ना कहकर अपनी एक किडनी बेचने का इरादा करती है और शारदा की इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। वो शारदा के पास जाकर बोलती है, माँ जी, मेरे घर वाले आपकी इच्छा पूरी करते करते मर जाएंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होंगी। इससे तो अच्छा है कि आप मेरी ही किडनी बेच दो। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे तो बहुत मोटा माल हासिल होगा। ठीक है फिर माँ जी, आप आज ही किसी डॉक्टर से तालमेल बिठाइए, मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लेती हूँ। मेरी प्यारी बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। शारदा और सोना हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बात करके किडनी बेचने की डील फिक्स हो जाती है। शारदा डॉक्टर को समझाती है और उसे संभल कर काम करने के लिए बोलती है। शारदा और डॉक्टर की गुफ्तगू सोना की नर्स सुन लेती है और वो पुलिस को कॉल करके इस गैर कानूनी अपराध के बारे में बता देती है। डॉक्टर सोना का ऑपरेशन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस की छापेमारी हो जाती है और नर्स सोना को लेकर साइड हो जाती है और पुलिस डॉक्टर और शारदा को गिरफ्त में ले लेती है। सोना शारदा के हाथों में हथकड़ी देखकर बोलती है, मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, वो मेरी माँ है, उन्हें मत ले जाइए। ये लालची औरत तेरी किडनी बेचने चली थी और तू इसी की तरफदारी करने लग रही है। वो जैसी भी है मेरी माँ है, आप उन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते। सोना की बात सुनकर शारदा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे दौलत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। तू तो मुझे अपनी माँ मानती थी, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। सोना पुलिस वालों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसे लॉकअप में डाल देते हैं। शारदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे बुरा ही मिलता है। ज्योति अपने स्कूल से घर रोते हुए आती है और अपनी माँ गीता को रोते हुए गले लगा लेती है। माँ, मैडम ने स्कूल से निकाल दिया। वो बोल रही है कि पैसे नहीं है तो स्कूल भी आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी क्लास के आगे जाने को कहा। मैंने उनको कहा तो था कि जब पैसे हो जाएंगे तो मैं तेरी फीस दे दूंगी। उन्होंने मुझे बस जाने को बोल दिया। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तो स्कूल जरूर जाएगी। माँ, हम बाकी लोगों की तरह बड़े घर में क्यों नहीं रहते? अच्छा खाना भी नहीं खाते और अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी। हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। तू बस देखती रह, तेरी माँ जल्दी ही सब ठीक कर देगी। माँ, आप मुझे दिलासा दे दो, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अब मैं ज्योति को बोलूं भी तो क्या बोलूं? भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है, सब्जी बेचकर भी इतना नहीं मिलता है कि मैं अपनी बच्ची के लिए खुशियाँ ला सकूं। गीता एक गरीब सब्जी वाली थी जो कि सब्जियां बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी को स्कूल पढ़ा सके। गीता खुद को बहुत ही लाचार समझती क्योंकि वो अपनी बेटी तक को खुशियाँ नहीं दे पा रही थी। कुछ दिनों बाद गीता सब्जियां बेचकर घर आ रही थी कि तभी गीता को रास्ते में उसकी पड़ोस में रहने वाली काकी मिलती है। काकी जी प्रणाम, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, सब ठीक है बिटिया, भगवान की दया दृष्टि बनी रहे तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। काकी जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक ही रहेगा। बिटिया, तेरी आवाज से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ परेशान है? नहीं नहीं काकी, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी काकी से झूठ मत बोल बिटिया,
इतने समय से जानती हूँ मैं तुझे, तेरी बातों से ही पता चल जाता है कि कोई बात तो जरूर है। चल अब बता कि आखिर बात क्या है। काकी अब क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सब्जी बेचने से 1 रुपया नहीं बचता है। पहले तो जिससे सब्जी खरीदो वही लूट मचा देता है, फिर ग्राहक आनाकानी करते हैं। बिटिया, मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि ऐसे घर नहीं चलने वाला है। अब कल को ज्योति बिटिया बड़ी होगी तो उसके लिए भी तो सोचना है ना। हाँ काकी आप सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिटिया, तू इतनी परेशान हो रही है तो मैं तुझे बताती हूँ। जिस घर में तू रह रही है उसके साथ वाली जमीन मेरी ही है। तू चाहे तो उसका इस्तेमाल करके अपनी खुद की सब्जियाँ उगा सकती है। लेकिन मैं कौन सी सब्जियां उगाऊं? क्या गीता बिटिया, एक सब्जी वाली होकर तुझे इतना भी नहीं पता? अरे मेरी मानो तो तू टमाटर उगा, क्योंकि टमाटर ही एक ऐसी सब्जी है जो हर समय इस्तेमाल होती है। हाँ, आलू भी होता है लेकिन टमाटर सही रहेगा। काकी आप सही कह रही हो, अब मुझे ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। गीता को उसकी काकी की बात बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए अब वो टमाटर ही उगाने की सोचती है। अगले ही दिन वो काम पर लग जाती है। पहले तो वो पूरी मिट्टी को छानकर साफ करती है और उसमें से सारे पन्नी कागज साफ करती है और फिर टमाटर के बीज डाल देती है। लेकिन अभी टमाटर उगने में काफी दिन थे और उन दिनों के बीच में गीता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ महीनों बाद टमाटर उगते हैं। अब गीता टमाटर लेकर बाजार जाती है और उस दिन टमाटर बेच रही होती है। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लो। गीता के ठेले पर एक आदमी आता है और बोलता है, कैसे दिए टमाटर? 40 रुपए किलो है साहब, आपको कितना दूं? नहीं नहीं रहने दो, अभी तो घर में टमाटर होंगे और वैसे भी बिना बात के टमाटर खरीदना अच्छी बात थोड़ी है। क्या हुआ साहब, क्या सोचने लगे? अरे देसी लाल टमाटर है, ऐसे टमाटर आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। बताओ कितने किलो दे दूं आपको? अरे कह दिया ना नहीं चाहिए, एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या आपके? वो आदमी गीता पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन एक भी टमाटर नहीं बिकता। गीता काफी ज्यादा निराश और उदास होकर अपने घर वापस चली आती है। घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। इसीलिए गीता की बेटी ज्योति गीता के पास आती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज दिन में घर पे कुछ भी नहीं था खाने को। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। माँ, लेकिन आप भी खाना कहाँ से लाओगी? घर में तो खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तेरी माँ है यहाँ पर सोचने के लिए, तो तू क्यों इतना सोच रही है मेरी बच्ची? गीता अपनी पड़ोस वाली काकी से खाना मांग कर लाती है और अपनी बेटी को खिलाती है। अगले दिन वापस गीता उम्मीद के साथ बाजार टमाटर बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में एक औरत दूसरी औरत से बात कर रही होती है। अरे न्यूज़ सुनी तुमने? टमाटर टमाटर नहीं रहे, सोना हो गए हैं। बताओ, इतने महंगे हो गए हैं, 150 रुपए किलो। इतने में तो पूरी सब्जी आ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि अब क्या होगा, क्योंकि बिना टमाटर के कोई सब्जी भी या दाल अच्छी नहीं लगती है। उस औरत की बात गीता सुन लेती है और वो बाजार में जाती है। टमाटर इतने महंगे हो गए थे कि अब तो लोग टमाटर खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे थे। तभी गीता बाजार में आवाज लगाते हुए बोलती है, 145 रुपए किलो टमाटर, आओ आओ ले लो टमाटर, देसी लाल टमाटर। गीता की आवाज सुनकर वहाँ पर फटाफट से लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और देखते ही देखते काफी सारे टमाटर बिक जाते हैं। ये देखकर गीता को बहुत खुशी होती है। चलो, मैंने जितनी मेहनत टमाटर को उगाने में लगाई थी उतने तो पैसे निकल ही आए, और ऐसे ही चलता रहा तो आज मेरा काफी मुनाफा हो जाएगा। 5 रुपए बस कम करने के बाद तो लोगों ने काफी टमाटर खरीद लिए। ये सोच कर कि कहीं तो कुछ पैसे बच जाएं। गीता काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि कई समय बाद गीता के हाथ में काफी सारे पैसे आए थे। टमाटर महंगे होने की वजह से कोई कम टमाटर भी ले रहा था, तो गीता की कमाई अच्छी हो रही थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद गीता अपनी बेटी के लिए बहुत सारा अच्छा खाना लेकर जाती है। ये देख ज्योति बेटा, मैं तेरे लिए कितना अच्छा खाना बना कर लेकर आई हूँ। माँ, ये सारा खाना आप लाई हो, वो भी मेरे लिए? और नहीं तो क्या, अब मैं ये सारा खाना किसके लिए, बाहर वालों के लिए तो नहीं लाऊंगी ना। माँ बहुत अच्छी हो, सच में। दोनों माँ बेटी बड़े चाव के साथ वो खाना खाती हैं। लेकिन रात के समय बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने की वजह से काफी टमाटर झड़ जाते हैं और कई टमाटर खराब भी हो जाते हैं। हे भगवान, कहीं उम्मीद की किरण दिखाई तो अब ये।
इतना नुकसान देखकर ज्योति और ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जब बाजार की तरफ जाती है तो पता चलता है कि टमाटर अब और महंगे हो गए थे। हे भगवान, ये क्या कहर बरसा रहे हो। टमाटर इतने महंगे हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं गरीब इतने महंगे टमाटर बेचकर लोगों को ही लूट रही हूँ। गीता को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी गरीब थी, इसीलिए वो भी अब महंगे दाम पर टमाटर बेचने लग गई थी। गीता को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। गीता की गरीबी में अब काफी ज्यादा सुधार आने लगता है। एक दिन जब गीता बाजार से घर वापस आ रही थी तो वो अपनी ही तरह एक गरीब परिवार को देखती है जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। गीता उन्हें भी टमाटर देती है और अपने घर आती है। घर आते के साथ ही वो देखती है कि ज्योति और काकी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे काकी, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप ही आ गई, वरना मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आने वाली थी। अरे अब कहाँ मुझसे मिलने कोई आएगा? काकी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपको बहुत याद करती थी। आपकी वजह से ही तो आज मेरे हाथों में कुछ पैसे हैं। गीता बिटिया, मुझे भी कुछ टमाटर दे दे। वो क्या है ना, इतने महंगे हो गए हैं। काकी, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, रुको मैं अभी लाती हूँ। टमाटर की महंगाई की वजह से गीता की गरीबी में कुछ सुधार होता है और अब वो अपनी बेटी के आगे के भविष्य के लिए सोचती है। कार्तिक काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहा करता था, जिसकी वजह से लोगों से मिलना, बातें करना मानो उसके लिए ख्वाब सा हो गया था। कुछ टाइम बाद उसकी माँ कामिनी उसकी शादी एक आरती नाम की लड़की से करवा देती है, जो कि कार्तिक को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। हमेशा उसके आसपास रहने का बहाना ढूंढती थी, जो चीज कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी आरती चाय लेकर आती है। कार्तिक जी, ये लीजिए आपकी चाय, जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वहाँ पे टेबल पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ। जब आप चाय पी लेंगे उसके बाद ही मैं जाऊंगी। इसी बहाने आपको देखने को तो मिलेगा मुझे। हे भगवान, ऐसी चिपकू बीवी ना आप किसी को भी मत दीजिएगा। यार, मुझे तुम्हें देखने के लिए बहाने बनाने की क्या जरूरत है। आजकल तो मैं ऑफिस के काम से घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो तुम दिखती रहती हो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो आपको कितना भी देख लूं, मेरा तो मन ही नहीं भरता। एक काम करो, तुम ना ये चाय मुझे दे दो, मैं अभी पी लेता हूँ, वरना तुम मुझसे चिपकी रहोगी और मुझसे काम होगा भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी चिपकू बीवी हूँ जो हमेशा आपसे चिपकी रहती है? कभी ना कभी सच्चाई तो जुबान पे आ ही जाती है, जैसे अभी तुम्हारे जुबान पे आ चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कार्तिक इतना कहकर आरती के हाथों से चाय लेकर एक ही सांस में पीकर उसे कप वापस करता है। लैपटॉप उठाकर अपने काम करने लग जाता है, जिसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपना सारा काम खत्म करके वापस रूम में आती है तो देखती है कि कार्तिक किसी से फोन पर बातें कर रहा था। वो उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। किससे बात कर रहे हैं आप? जरा मुझे भी बताइए। जब से कमरे में आई हूँ देख रही हूँ आप फोन पर ही लगे हुए हैं। कौन है इतना खास? क्या यार, जब देखो तब चिपकती रहती हो, कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। अरे मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, प्लीज जाओ यहाँ से अभी। शादी के बाद पति की लाइफ में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, जो कुछ होता है पत्नी का ही होता है। बताइए मुझे, कहाँ बात कर रहे थे आप? आरती प्लीज परेशान मत करो यार, मैं काम कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में कॉल पे बात कर रहा हूँ। अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? जाओ। कार्तिक इतना कहता है और वो कमरे से जाने की जगह बेड पर चढ़कर बैठ जाती है और उसके बाद में ये देखकर कार्तिक कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो उसे निहारे जा रही थी। समय बीतता है, तभी एक दिन कार्तिक काम के चक्कर में तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि तभी कामनी वहाँ आती है। बेटा, तू ऑफिस जा रहा है क्या? मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ माँ, बताइए क्या काम है आपको? बेटा, कुछ दिनों से बहू की माँ की बहुत तबीयत खराब है। अगर तुझे परेशानी ना हो तो क्या मैं बहू को कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास, उसके मायके भेज दूं? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल भेज दो, मेरी तरफ से तो हाँ ही है। मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पहले मैं उसे मायके छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। सच में तुझे कोई परेशानी नहीं है?
तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना कि अभी तेरी शादी हुई है और मैं तेरी बीवी को उसके मायके भेज रही हूँ? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपका कहना भी ठीक है, अगर इस टाइम हम आरती को नहीं भेजेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लड़के वाले होने का घमंड दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बहू को बोल देती हूँ कि वो मायके जाने के लिए रेडी हो जाए। कामिनी इतना कहकर अपनी बहू आरती के पास जाती है और उसे सारी बात बताते हुए मायके जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन आरती का कार्तिक को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को अपनी चिपकू बीवी से कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिल रहा था। इस खुशी में उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके कार्तिक आरती को उसके मायके छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन खुशी से काम करके वो घर लौटता है और सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। तभी आरती पानी लेकर वहाँ आती है और कार्तिक बिना सर उठाए पानी का ग्लास पकड़ता है। अच्छा हुआ माँ, आप पानी लेके आ गई, मैं आपको अभी आवाज देने ही वाला था। माँ जी नहीं, बीवी हूँ मैं आपकी। आपकी जरूरतों का मुझे नहीं पता होगा तो किसे होगा? तु, 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 तुम यहाँ कैसे? अरे तुम तो अपने मायके गई थी ना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आया था। तुम वापस कैसे आई? हाँ, आप आए थे, लेकिन माँ ने बोला कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपने ससुराल को संभाल। मेरे लिए तेरे पापा भाई सब हैं और मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, इसलिए मैं आ गई। मम्मी जी ने बोला और तुमने मान भी लिया। कैसी बेटी हो तुम। लगता है आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने की। मैंने तो सोचा कि आप मुझे अचानक से देखकर खुशी हो जाएंगे, लेकिन आप तो सदमे में आ गए। तुम्हारी जैसी अगर चिपकू बीवी मिलेगी ना तो इंसान सदमे में ही होगा, भागना तो करेगा नहीं। कार्तिक आरती से सवाल जवाब कर रहा था, तभी कामनी भी वहाँ आ जाती है। चलो अच्छा हुआ बहू तू आ गई, तेरे बिना तो घर खाली खाली हो गया था। माँ जी तभी तो मैं आ गई, सही किया ना मैंने माँ जी। तुम कभी कोई काम गलत करती हो जो आज करोगी? थोड़ी देर बाद कार्तिक अपने कमरे में चला गया था। समय बीतता है, लेकिन आरती की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वहीं कार्तिक अपनी चिपकू बीवी से हद से ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन वो अपने ऑफिस के काम से बाहर जाने के लिए बैग पैक कर रहा था, तभी आरती वहाँ आती है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? ऊंचा सुनती हो क्या तुम? मैंने कहा तुमसे ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। सुनाई दिया मुझे, लेकिन मुझे भी लेकर चलिए। किसी भी ऑफिस की ट्रिप पर बीवी को साथ ले जाना अलाउ होता है, मुझे भी ले चलिए अपने साथ। यार तुम बड़ी चिपकू किस्म की औरत हो, कहीं तो अकेला छोड़ दो। अब ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, वहाँ भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्या? चुपचाप ना घर पे बैठो। कार्तिक इतना कहकर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके बाद आरती सीधे अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद कामनी उसके साथ नीचे आती है और अपने बेटे को रोकती है। बेटा ले जाना, क्या हुआ? जब से तेरी शादी हुई है तुम लोग कहीं घूमने भी तो नहीं गए हो, इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ बिताने को मिलेगा। माँ, मैं वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ और मेरे साथ लड़के भी होंगे। अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊँ। तो क्या हुआ, तू कौन सा किसी और की बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा है? मेरी बात तो मान जाना बेटा, अब तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। कार्तिक अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता और मजबूरी में आरती को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कार्तिक ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है और आरती कमरे में ना रुककर उसकी मीटिंग वाली जगह पर जाकर उससे थोड़ा दूरी पर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है, जिसकी वजह से कार्तिक का काम में ध्यान नहीं लगता। बहुत समझाने के बाद भी आरती अपनी चिपकने वाली आदत में सुधार नहीं लाती। एक दिन रात को कार्तिक अपने रूम में आराम कर रहा था, तभी उसका दोस्त अनुज वहाँ आता है। भाई इतनी अच्छी जगह आया है, चल कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं, सभी दोस्त होंगे, मजा आएगा। हाँ यार चल, वैसे भी कल तो हमें निकल ही जाना है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। भाभी जी आप नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ लड़कों की पार्टी है, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। नहीं, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, जहाँ वो रहेंगे। एक काम कर भाई, तू अपनी बीवी के साथ यहीं रुक, क्योंकि ये लड़कों की पार्टी है, इसीलिए वहाँ किसी लड़की को ले जाना ठीक नहीं लगता। बुरा मत मानियो भाई, लेकिन तू अपनी चिपकू बीवी से परेशान नहीं होता क्या? सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से कार्तिक को बहुत इंसल्ट फील होती है और जिस पर वो आरती को बहुत सुनाता है। जब देखो तब हर जगह मैं भी चलूंगी, मैं भी साथ में रहूंगी। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है
कि तुम पति की पर्सनल लाइफ छोड़ो ही ना यार। थोड़ा टाइम पति को खुद के साथ भी बिताने दो, उसकी भी मन की करने दो उसे। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैं कहता हूँ तुम बहुत ही चिपकू किस्म की औरत हो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे। मैं क्या आपको चिपकू लगती हूँ? लगती नहीं हो, तुम हो। तुम मुझे ना अपनी इस आदत के चक्कर में ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा देती हो। तुम्हारी ये आदत ना मुझे तुम्हारे पास लाने की जगह ना तुमसे बहुत दूर कर रही है। इसे बदल दो, सुधार लो, अभी भी समय है। कार्तिक की सारी बातें आरती बड़े ध्यान से सुनती है और समझती है, जिसके बाद वो अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर देती है, जिससे कार्तिक को अपनी चिपकू बीवी से काफी हद तक राहत मिल जाती है और उनके रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। दिव्या अपनी भतीजे देव को पढ़ा रही होती है। देव अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना तुम्हें पता है ना मैं बहुत मारती हूँ। बुआ मुझे टेबल याद नहीं हो रही है। कैसे नहीं याद हो रही है? मैंने तुम्हें बताया ना कि याद कैसे करते हैं। कॉपी में लिख लिख कर याद करो, फिर देखती हूँ मैं भी कैसे याद नहीं होगा। बुआ मेरी पेंसिल की नोक टूट गई और मेरा ना शॉर्पनर भी खो गया। दिखाओ अपनी पेंसिल। देव अपनी पेंसिल दिव्या को दे देता है और दिव्या उसे छीलने लगती है, लेकिन दिव्या पेंसिल छील कर उसकी नोक को खाए जा रही थी। जब देव की पेंसिल काफी छोटी हो जाती है तो देव रोने लगता है। देव की रोने की आवाज सुनकर वहाँ दिव्या की भाभी प्रेमा आती है। अरे क्या हुआ देव बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मम्मी बुआ ना मेरी पेंसिल खा गई। उन्होंने मुझसे पेंसिल छीलने के लिए मांगी और धीरे धीरे मेरी पूरी पेंसिल खा गई। दिव्या तुम पेंसिल खाती हो? नहीं भाभी, मैं और पेंसिल खाऊंगी। आप भी क्या देव की बातों में आ रही हो? ये तो बच्चा है, इसे कुछ कहाँ ही पता होगा। नहीं मम्मी, बुआ झूठ कह रही है, इन्होंने मेरी पेंसिल खाई है, मैंने खुद देखा है। भाभी देव की पेंसिल ना बहुत कच्ची थी, मैं जितनी बार भी छील रही थी ना उतनी बार टूटती जा रही थी और पेंसिल छोटी हो गई, तो देव को लगा कि मैं पेंसिल खा रही हूँ। अब आप ही बताओ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब क्या मैं बच्चों की तरह रबड़ पेंसिल खाया करूँगी? बुआ आप झूठ बोल रही हो, मैंने आपको देखा है, आप मेरी पेंसिल खा रही थी। भाभी इसे एक टेबल तो याद हो नहीं रहा है, 2 दिन हो गए और अब एक टेबल याद नहीं हुआ। अब पिटाई का नंबर आ गया तो बहाना बनाकर रोने लगा है। देव चल टेबल याद कर। मुझे नई पेंसिल चाहिए, मतलब नई पेंसिल चाहिए। देव बेटा, बुआ क्यों तुम्हारी पेंसिल खाएंगी? और तुम तो बिग बॉय हो ना, और बिग बॉय तो रोती नहीं है, तो तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, अब बुआ ने तुम्हें टेबल याद करने को कहा था ना, चलो अब जल्दी से टेबल याद करके बुआ को सुनाओ। और तुम टेबल अच्छे से याद करके सुनाओगे ना तो बुआ तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाएंगी। प्रेमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दिव्या अपने भतीजे को सारी पेंसिल खाकर पढ़ाने लगती है। दिव्या ऐसे ही किया करती थी, देव को पढ़ाने के बहाने से उसकी सारी पेंसिल खा जाया करती थी और कभी कभी तो इसका सारा इल्जाम अपने भतीजे पर ही डाल देती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही पेंसिल खाना बहुत पसंद था। कुछ दिनों बाद दिव्या रसोई में खाना लेकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा लगाकर अपने बैग से स्लेटी और पेंसिल खाने लगती है। आय हाय, जो मजा ये पेंसिल और स्लेटी खाने में है ना, वो तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। ये खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर इतनी अच्छी जो है ये, काश कोई पेंसिल और स्लेटी का घर होता तो मैं उस घर को ही खा जाती। दिव्या पेंसिल बड़े ही मजे से खा रही होती है, तभी दिव्या की भाभी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाती है। दिव्या बहुत घबरा जाती है और जल्दी से पेंसिल स्लेटी को छुपाने लग जाती है। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा हुआ है। मुंह पे क्या लगा हुआ है? कुछ भी तो नहीं लगा भाभी। अरे लगा हुआ है, कहीं कहीं सफेद और कहीं कहीं काला। कुछ खा रही थी क्या तुम? नहीं भाभी, मैं तो खाना ही लाई हूँ और वही खा रही हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन खाना तो अब तक वैसे ही पड़ा है जैसे तुम लेकर गई थी रसोई से। अब तक खाना शुरू भी नहीं किया क्या तुमने? वो भाभी मैं खाने ही जा रही थी, लेकिन उतनी देर में आप भी आ गई तो मैं खाना नहीं खा पाई। वैसे भाभी आप अचानक से मेरे कमरे में कैसे? कुछ काम था क्या आपको? मैं तो बस तुम्हें बुलाने आई थी, और हम सब जब साथ में खाना खा रहे थे तो तुम अकेले क्यों खा रही हो? चलो ना बाहर, हमारे साथ खाओ तुम भी। नहीं भाभी, आप जाओ, सबके साथ खा लो। मेरा मन नहीं है आज सबके साथ खाने का। आज मैं अपने कमरे में अकेले ही खाना खाना चाहती हूँ। अरे मेरी ननद दिव्या को अचानक से क्या हो गया? पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक से अलग अलग बर्ताव क्यों कर रही है? और मैंने तो खाते हुए भी देखा था दिव्या को, लेकिन अब मना क्यों कर रही है? पता नहीं ऐसा भी क्या खा रही थी जो मुझे नहीं दिखा
प्रेमा को अब अपनी ननद पर शक होने लगता है, इसलिए अब प्रेमा दिव्या पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दिव्या देव को पढ़ाने के लिए बैठी होती है कि तभी प्रेमा वहाँ चावल साफ करने के लिए बैठ जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो बहुत काम होंगे ना, तो आप काम कर लो। अरे नहीं, सारा काम तो हो ही गया है, बस ये चावल साफ करने हैं। तुम अपना देव को पढ़ा लो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तुम आराम से पढ़ाओ देव को। भाभी, डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ रहोगी तो देव का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हाँ, यही तो देखना है मुझे भी कि इसका पढ़ाई में मन लगता है या नहीं। भाभी, वो देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, तो आप आराम से अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर सो जाओ। आप भी तो दिन भर काम कर कर थक जाती हो ना। कहाँ दिव्या, थकान तो होती ही नहीं है। अब तो मेरा शरीर को भी पता है कि उसको इतना काम करना ही है, तो खुद ही थकता नहीं है। अच्छा दिव्या, तू अब पढ़ाना शुरू कर दे, वरना तुझे लगेगा कि मैं पढ़ाने नहीं दे रही हूँ तुझे देव को। प्रेमा बार बार दिव्या पर नजर रखने लगती है और ये सब दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो अपनी भाभी को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या पेंसिल खा रही होती है, तभी दिव्या की माँ सरला वहाँ आती है। तू फिर से ये पेंसिल खाने लगी? अरे तेरी ये आदत कब जाएगी? माँ, थोड़ी सी खाई थी और आज मुझे दिख गई पेंसिल, वरना आपको तो पता ही है अब मैं पेंसिल नहीं खाती हूँ। ये पेंसिल वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं लगती है। तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही ये गंदगी खाती आ रही है। तुझे एक बार में कुछ समझ में आया है कि आज ही आएगा? अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ भी सबको खाने के बदले ये पेंसिल ही खिलाएगी क्या? सरला दिव्या पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। दोनों माँ बेटी की आवाज सुनकर वहाँ प्रेमा भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप दिव्या पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? ये लड़की पता नहीं कब पेंसिल खाना छोड़ेगी। अब तो तू ही समझा इसे। मैं समझाकर थक चुकी हूँ, लेकिन इस बेअकल के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। सरला प्रेमा को अपनी बेटी को समझाने के लिए बोल देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिव्या अब अपनी भाभी को भी पेंसिल खिलाने लग जाती है और प्रेमा को भी पेंसिल काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है और वो भी अपनी ननद के साथ मिलकर रोज पेंसिल खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रेमा को बार बार उल्टी होने लगती है और जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि प्रेमा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। बहू, सच में आज तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा दादी बनने वाली हूँ। भगवान तुझे सारी बुरी नजर से बचाए। प्रेमा की माँ बनने की बात सुनकर तो घर में खुशियों की जैसे बारिश ही हो जाती है। हर कोई प्रेमा के लिए बहुत खुश होता है, लेकिन अब भी प्रेमा अपनी ननद के साथ मिलकर पेंसिल खाती रहती है। कुछ दिनों बाद प्रेमा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो उसे घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रेमा का इलाज होने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आपकी बहू के पेट में स्टोन हो गया था, जिसके कारण इनका अबॉर्शन हो गया। क्या? भाभी का बच्चा अब नहीं रहा? हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं खुद तो पेंसिल खाती थी, लेकिन मैंने ये आदत अपनी भाभी को भी लगा दी, जिसकी वजह से भाभी ने अपना बच्चा खो दिया। क्या ये सब तेरी वजह से हुआ है? दिव्या पर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसी वजह से दिव्या के घर वाले उसकी शादी भी करवा देते हैं और बाद में उसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। जनकपुरी नामक गांव में एक जानकी नाम की औरत थी जो कि बहुत गरीब थी। उसका पति अपाहिज था और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम कोमल था। जानकी के पास ऐसा कुछ भी काम नहीं था जिसे करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो हर रोज किसी ना किसी के घर जाकर काम मांगा करती और काम मिलने पर उस काम को करके अपने परिवार का पेट भरा करती। ऐसे ही एक दिन जब जानकी शाम के समय काम से लौटकर घर आती है तो उसका पति अरुण बोलता है, जानकी, बहुत थक गई हो ना? तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, तुम्हें मेरे जैसा पति मिला। अगर तुम चाहती तो किसी दूसरे के साथ अपना नया जीवन बिता सकती थी, लेकिन तुम अभी तक मेरी सेवा कर रही हो। दोबारा ऐसी बात मत करना। किस्मत मेरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जिसके लिए पूरी दुनिया निछावर कर दूं मैं। कोमल बेटा, तुम्हारी माँ अभी काम करके थक कर आई है, माँ को तंग मत करो। रहने दीजिए, छोटी बच्ची है, इसे क्या पता थकावट क्या होती है। वैसे भी
पूरे दिन की थकावट के बाद अपनी बच्ची का चेहरा देखना और उसे प्यार करना कितना सुकून देता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और बताओ, आज कोई काम मिला तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं मिला मुझे। आज पूरा दिन मैंने सभी के घर जा जाकर काम मांगा, लेकिन किसी के घर पर कोई काम नहीं था। मैं कल ही निकल जाऊंगी सुबह सुबह। मैंने सुना है गांव के बाहर कोई दुकानदार है जिसे काम वाली की जरूरत है। आप क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए? मेरा बोलना जरूरी नहीं है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो। लेकिन मैं इतना कहूँगा, अगर काम लगातार हो तो कर लेना, ताकि तुम्हें रोज काम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, ताकि मेरा काम हर रोज हो और मेरी बच्ची को ऐसे किसी और के घर के सामने मांग कर खाने की जरूरत ना पड़े। दोनों पति पत्नी अपनी दुख सुख की बातें करते हैं और बिना कुछ खाए खाली पेट ही सो जाते हैं। सूरज की नई किरण के साथ जानकी भी अपने नए दिन की शुरुआत करती है। मंदिर जाकर और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर अपने काम के लिए दूसरे गांव जाती है, जहां उसे एक बर्गर वाला मिलता है, जिसे वो बोलती है, नमस्ते मालिक, मैंने सुना है आपको किसी नौकरानी की जरूरत है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुझे एक काम वाली तो चाहिए। क्या आप काम के बारे में पूछने के लिए आई हो? जी मालिक, क्या वो काम मुझे मिल सकता है? मुझे बहुत जरूरत है इस काम की। अगर मुझे ये काम मिल जाता है तो मेरे घर परिवार को कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाएगा। अरे जरूर, अगर आपको काम की जरूरत है तो मुझे भी तो काम वाली की जरूरत है। ऐसा कीजिए, आप कल से ही ना काम पे आ जाइए। मालिक, कल से क्यों? मैं चाहती हूँ मैं आज से ही आपकी दुकान में काम शुरू कर दूँ, अगर आप चाहे तो। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। अगर आप आज से ही काम करना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो ये और अच्छा होगा। आइए, मैं आपको काम बता दूं कि क्या क्या काम करना है मेरी दुकान में। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। आज मैंने भगवान से ये काम मांगा था और आपने दे भी दिया। जानकी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बर्गर वाला जानकी को धीरे धीरे सारे कामों की जानकारी देता है और जानकी हाँ में सर हिलाती है और काम करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी दुकान का सारा काम खत्म करके बर्गर खाने वाली होती है। तभी वहाँ एक बूढ़ा भिखारी आता है और जानकी से कहता है, भाई कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, इस भूखे को कुछ खिला दो। बाबा, आपको ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है भूख क्या होती है, इसलिए लीजिए, खा लीजिए। माई, ये तो तुम खा रही थी, तो तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, और ये क्या दे रही हो मुझे खाने के लिए? बाबा, मेरे पास यही है खाने में, क्योंकि मुझे खाने में यही मिलता है। जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है माई, जैसा तुमने मुझे दिया खाने को, भगवान तुम्हें देगा और तुम कभी खाली पेट नहीं रहोगी। बाबा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाओ, मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ काम है। बूढ़े बाबा को बिठाकर जानकी अपने कामों में लग जाती है। कुछ वक्त बाद जब बूढ़े बाबा बर्गर खाकर जाने लगते हैं, तभी जानकी को मालिक की दुकान में काम करता देखकर बूढ़े बाबा उसे बुलाकर उसके सर पर प्यार से आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुमने आज मुझे जो खिला के मेरी भूख को शांत किया है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मैं। तुम्हारा जीवन के लिए वो सबसे बड़ा तोहफा बन जाएगा। बाबा, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सर्वरूप से सफल हुई। इस वजह से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज तुमने मुझे जो कुछ भी खिलाया है, कल से तुम जिस भी बर्तन में अपना हाथ रख दोगी और वस्तु का नाम लोगी तो वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे, ये बूढ़े बाबा कहाँ गए? अभी तो ये यहीं थे, फिर पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गए? मालिक, क्या आपने उन बूढ़े बाबा को गायब होते हुए देखा? कौन बूढ़ा बाबा? अरे मैं कुछ समझा नहीं, वह किस बुढ़े की बात कर रही हो तुम? और ये लीजिए, ये बर्गर खा लीजिए, कब से ना यहीं रखा हुआ है। क्या बर्गर? मैंने तो ये बर्गर उस बाबा को दे दिया था, तो ये दोबारा यहाँ पर कैसे आया? हे भगवान, ये कोई जादुई बर्गर है क्या? क्या हुआ जानकी जी, क्या सोच रही हो आप? जल्दी से खा लो, बहुत काम पड़ा है दुकान में। काम के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। जी मालिक,
मैं खाकर अभी सारा काम समेट लेती हूँ। जानकी सोचते हुए वो जादुई बर्गर खाती है और शाम को जल्दी से अपने घर जाकर अपने पति और बेटी को सारी बात बताती है, जो भी आज उसके साथ हुआ। तभी उसका पति अरुण बोलता है, क्या ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर उन बूढ़े बाबा ने तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दिया है तो क्यों ना तुम एक बार इसका उपयोग करके देखो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। आखिर ये वरदान मुझे सच में मिला है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे विश्वास है ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि तुमने हमसे और अपने काम से बहुत प्यार किया है, इसलिए आज तुम्हें ये किस्मत बदलने वाला वरदान मिला है। हाँ, मैं अभी एक बर्तन लेकर आती हूँ। और कोमल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर भी खिलाऊंगी। और सच बताऊं तो वो बर्गर जादुई होगा। जादुई? वो क्या होता है माँ? मुझे भी जादू देखना है, कैसा होता है? रुको, मैं एक बर्तन लेकर आती हूँ, उसके बाद जादू होगा। जानकी अपनी रसोई घर से बर्तन लेकर आती है और सबके साथ बैठकर बर्तन पर हाथ रखते हुए बर्गर बोलती है। तभी वहाँ उस बर्तन में बर्गर आ जाते हैं, जिसे देखकर अरुण बोलता है, मैंने कहा था, मेरा विश्वास करो, ये सच होगा। देखा जानकी, अगर किस्मत अच्छी हो तो गरीब को भी जादुई बर्गर मिल ही जाता है। और अब ये वरदान तुम्हें मिला है तो इसका सदा उपयोग करो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी एक बर्गर की दुकान खोल लूँ, जिससे मुझे काफी मदद मिल जाएगी। हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो बताओ, कब से जादुई बर्गर की दुकान खोलनी है हमें? जितनी जल्दी हो सके। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि इस दुकान को खोलने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। वो हम कहाँ से लाएंगे? तुम बस घर से बेचना शुरू करो, दुकान भी अपने आप लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, आज से मैं घर से ही बर्गर बेचना शुरू करूंगी। अगर घर से ना हो तो मैं टोकरी पर बर्गर बेचना शुरू करूंगी। तो फिर शुरू कर दो अपना जादुई बर्गर का बिजनेस। जानकी अपने घर से ही बर्गर बनाकर बेचा करती। काफी लोगों को उसके हाथ का जादुई बर्गर बहुत पसंद आता है। समय के साथ जानकी का बनाया बर्गर पूरे गांव में फेमस हो जाता है। अब दूसरे गांव तक उसके बर्गर की चर्चा होती। अब जानकी के हालात पहले से काफी सुधर गए थे और अब वो जादुई बर्गर को बेचकर अपनी किस्मत ही बदल देती है।